योगेश चंद्र शुक्ला नाम है हमारा। बहुत स्वागत करते हैं आज की क्लास में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। थोड़ा सा थ्रोट का प्रॉब्लम है बट कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। अच्छे से पढ़ेंगे इस टॉपिक को, ठीक है। तो अगला टॉपिक है हमारा प्राणियों में संरचनात्मक संगठन का अगला विषय हम पढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको सरल उपकला के विषय पे, एपिथेलियल के विषय पे, एपिथेलियल में वो भी सिंपल एपिथेलियल जो एक परत से बनी होती है, वो कहां कहां पाई जाती है, क्यों पाई जाती है, क्या क्या करती है, इन सब विषयों पे बढ़िया डिटेल में नॉलेज दे दी थी। बस उतना ही पूछा जाता है जितना मैंने आपको पढ़ाया है, इतनी कहानियां हैं। पढ़ने की तो और हजार बातें हैं, आप जितना चाहे पढ़ सकते हैं, परंतु अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो चीजें सबसे जरूरी है। हमारा पूरा बेस उतना ही होना चाहिए जिनकी हमें जरूरत है। जितनी चीज अगर आप पढ़ लिए तो आपका टॉपिक एकदम 110% डन, मजा आ जाएगा पढ़ के उसको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी का विषय। अभी का विषय हमारा क्या होगा? हमने लास्ट पॉइंट पे एनिमल टिश्यूज के बारे में बात की है और ऊतक में हमने एपिथेलियल को पढ़ा है। आज भी हम एपिथेलियल को साथ ही साथ में संयोजी ऊतक को दोनों को पढ़ेंगे, ठीक है। हम एपिथेलियल को भी पढ़ेंगे, साथ में संयोजी ऊतक को पढ़ेंगे, दोनों का रिवीजन भी करेंगे। कहानियां थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बननी चाहिए। चलिए एपिथेलियल टिश्यू, लास्ट एक शॉर्टकट रिवीजन करा देता हूं मैं कि मैंने कल आपको बताया कि हमारे पास में 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। इनमें से पहला वर्ड जो मैंने आपको बताया वो था एपिथेलियल, है ना, उपकला। पहला हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? उपकला ऊतक के बारे में पढ़ा है। दूसरा फिर ऊतक हमने पढ़ा है संयोजी ऊतक के बारे में, और संयोजी ऊतक जो है, संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ा है और उसे हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू हम कहते हैं। एक छोटा सा रिवीजन करा देता हूं ताकि ये चैप्टर आपके दिमाग में बैठा हुआ रहे। फिर हमने पढ़ा पेशीय ऊतक, है ना। पेशीय यानी मस्कुलर टिश्यू होता है, पेशीय ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू। और उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है जिसे अपन कहते हैं न्यूरल टिश्यू। और न्यूरल टिश्यू मतलब ये हो गया कि भाई इसके पास में तंत्रिका ऊतक है ये, ठीक है। अब पढ़ना तो कुछ था ही नहीं हमें अभी यहाँ पर, ठीक है। अभी तक हमें कोई भी चीजें पढ़नी थी ही नहीं। अब हम इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने बात की कि ये जो हमारे पास एपिथेलियल है इसको हमको पढ़ना है। अब ये जब आप एपिथेलियल की बात करते हैं तो ये पार्ट ये क्या है, ये कहाँ प्रेजेंट है? तो ये याद रखना, एक तरफ जो होगा ना वो होगी देह गुहा और एक तरफ होता है आवरण मतलब वातावरण। सो देह गुहा और बाहर की तरफ में है वातावरण। इन दोनों के बीच में ये जो परत पाई जाती है इसी परत को हम कहते हैं एपिथेलियल। इन दोनों के बीच में जो परत है उसका नाम ही है एपिथेलियल। समझ आई बात? इसी का नाम है एपिथेलियल। यही है उपकला, इन दोनों के बीच में है। तो ये याद रखना, देह गुहा और वातावरण के बीच में है। इस वातावरण के एक तरफ में यहां पर भरा हुआ रहेगा क्या? हमने पढ़ा बॉडी फ्लूइड। लेकिन अब ये देह गुहा तो हर जगह अलग अलग तरीके की होती है, तो इसके प्रकार भी अलग अलग बन जाएंगे। जब अपन इसके प्रकार को देखते हैं तो प्रकार के 2 प्रकार हो गए बच्चे। यहां से हमने एक पढ़ा, इसका एक भाग हो गया सरल और एक भाग हो गया संयुक्त, ठीक है। सरल और संयुक्त का मतलब होता है कि सरल का मतलब यहां पर हो गया भाई सिंपल एपिथेलियल। अब एक तो एपिथेलियल ऊपर से सिंपल, और यहां पर संयुक्त जब हम कह रहे हैं तो हमने कह दिया उसे कंपाउंड, ठीक। सरल का मतलब होता है कि भाई इनके पास एक परत होगी। कितनी परत होगी? एक परत, सिंगल परत है ये। और इनके पास अधिक परत है, एक से अधिक परत। सो जब एक से अधिक परत पाई जाएगी तो हम उसे कहेंगे संयुक्त। आज हम इसको भी डिटेल में करेंगे, लेकिन लास्ट क्लास में मैंने आपको सरल उपकला के विषय में डिटेल किया था। सरल उपकला के विषय में हमने ये बात की थी कि यह हमेशा किसी भी वाहिनी, वाहिकाएं आदि में सब बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट होता है और ये सब चीजें पाई जाती है। फिर हमने देखा कि इसके भी 3 पार्ट हमने पढ़े हैं, इसके भी 3 पार्ट पढ़े हैं। और सरल में सबसे पहला भाग जो मैंने डिटेल किया था आपको कि सरल में कौन कौन पाया जाता है, तो उसमें से मैंने बताया आपको सल्की, ठीक है। उसके बाद आपको बताया घनाकार, क्यूबोइडल, और उसके बाद मैंने आपको बताया था स्तंभाकार। अब सबके छोटे छोटे काम, छोटी छोटी कहानियां, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, बस उतना ही पढ़ना है। छोटा सा पॉइंट अगर हम ये देखें कि सरल उपकला जो है ना, यह हमेशा क्या बोला था मैंने, यह मतलब क्या बोला था, वाहिनी, वाहिकाएं और इनका जो है आवरण बनाती है।
आवरण वगैरह बनाती है। अब सल्की के बारे में ये बोलना चाहिए कि ये विसरण का काम करवाती है ना। ये जो है ये मतलब अवशोषण करवाएंगे दोनों के दोनों, और साथ ही साथ में क्या करवाते हैं, उत्सर्जन, मतलब क्या बोलते हैं, अवशोषण और स्त्रावण करवाते हैं। सब कहां कहां पाया जाएगा, ये भी थोड़ा सा पॉइंट पूछा जा सकता है, तो स्टार बना बना कर यहीं पे लिख देते हैं कि सल्की भाई पाया जाएगा लंग्स की कुपिका में, लंग्स की कुपिका में। इतना लिख दिए मतलब तुम्हारा सब कुछ हो गया। घनाकार कहां पाया जाएगा, तो घनाकार पाया जाता है भाई हमारे वृक्कक में, वृक्कक यानी नेफ्रॉन, किडनी के नेफ्रॉन में पाया जाता है। एंड लास्ट पॉइंट निकल कर आता है कि स्तंभाकार प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है हमारी आहार नाल में। और जब हम आहार नाल कह रहे हैं मतलब हम कह रहे हैं आमाशय, हम कह रहे हैं छोटी आंत, इन सब में पाया जाएगा। ठीक है, ये बन गई बात। फिर इसके बाद ये निकल कर आया कि इन दोनों में कभी कभी जो है ना यहीं पे लिख देना कि एक साथ कई बार जो है ना प्रेजेंट रहता है माइक्रोविलाई। अब ये तो शॉर्टकट है ना, तो तुम्हें कहीं पर भी कोई चीज लिख दो, बस उसे याद रख लेना कि क्या पूछा जाएगा। सूक्ष्मांकुर, ये हो गई बात। ठीक है, अब ये सल्की का कॉन्सेप्ट तो कुछ अलग ही है, ये यहां तक बात हो गई। फिर यहां से आता है क्वेश्चन की सरल उपकला का मॉडिफिकेशन क्या होता है। तो अगला क्वेश्चन जो बहुत बेहतरीन तरीके से पूछा जाता है, जो मुझे लगता है, वो है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन यानी बदलाव होता है कैसे बच्चे इसमें, मतलब ये अपने आप को बदलते कैसे, कुछ और भी काम है क्या इनका, क्या कोई अवशोषण उत्सर्जन के अलावा कुछ और कर सकते हैं। तो मॉडिफिकेशन में जब हम आते हैं तो हमने सबसे पहला पार्ट ये देखा कि दे आर सिलिएटेड। ये कशाब पक्षमाप हो सकता, मतलब ये सिलिएटेड, इंग्लिश ही लिख लेना, बहुत ज्यादा कचाब पदाब नहीं पूछा जाता, सिलिएटेड। अब सिलिएटेड मतलब डेफिनेटली सिलिया पाया जाएगा। अब सिलिया क्यों पाया जाएगा भाई, सिलिया पदार्थों की गति की दिशा, पदार्थ की गति की दिशा करवाएगा। ठीक है, गति की दिशा निर्धारित करता है, तो दिशा बनाने का काम जो है वो दिशा निर्धारण करेगा, तो निर्धारण करेगा। ये जो होता है सिलिएटेड होते हैं, क्या होते हैं, सिलिएटेड। अब ये पार्ट है कि सिलिया ये प्रेजेंट हो सकता है या तो क्यूबोइडल में भी रहेगा और कॉलमनर में भी रहेगा। किसमें खाता है, यह घनाकार मतलब क्यूबोइडल में भी हो सकता है, और कॉलमनर का मतलब होता है स्तंभाकार में भी हो सकता है। इन दोनों में ये चीजें हो सकती है। और जब अपन इन दोनों में ये चीज ढूंढ रहे हैं, हम दोनों में ये चीज ढूंढ रहे हैं, तो ये करवाता क्या, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके पास में क्या क्या पाया जाए, तो एग्जाम्पल के लिए हम ये देखते हैं लंग्स का पाथवे, लंग्स का पाथवे, और पाथवे मतलब हम क्या कहते हैं, श्वसनिका, है ना, ये बात हो गया। और इसके बाद होता है अंडवाहिनी, और अंडवाहिनी आपको पता होना चाहिए, इसे इंग्लिश में कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। ये क्या करती है, यह अंड की गति को निर्धारित करेगी, ये वायु, हवा और कण, पदार्थ, पार्टिकल्स, इन सब की को निर्धारित करेगी। फिर दूसरे पार्ट में अगर मॉडिफिकेशन पे आ गया, तो मॉडिफिकेशन में दूसरा पार्ट में पूछा जा सकता है कि कभी कभी ये लोग ग्लैंडुलर भी हो सकते हैं, हो सकता है ये ग्रंथिल हो जाए। तो एक शॉर्ट रिवीजन करने से क्या होता है ना, बढ़िया क्लियर हो जाता है। सो ज्यादा नहीं, 2-4-5 मिनट ही लगेगा, लेकिन रिवीजन तो हो जाएगा हमारा। फिर ग्रंथिल वाले भाग को हमने 2 भागों में देखा था कि या तो एक कोशिकीय हो सकता है। अब ये एक अगर कोशिकीय हमने कहा है, मतलब देखो मेरा काम क्या होता है, बार बार रिवीजन क्यों करा, ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। चैप्टर खत्म करने पे आऊंगा तो 2 लेक्चर में खत्म कर सकता हूं। ठीक है, ये हो गई कलश कोशिका, ये हो गई हमारी ये कलश कोशिका। तो हम इसमें कलश कोशिका को देखते हैं, गॉबलेट सेल जो रिलीज करती है। और अगर हम बहुकोशिकीय को देखें तो फिर तो हमारे पास बहुत सारे हैं, बहुकोशिकीय में फिर तो कोई संख्या ही नहीं है, इतनी सारी है। लार ग्रंथि हो गया, अश्रु ग्रंथि हो गया, फिर और दुनिया भर की ग्रंथियां हमारे पास में रहती है। ग्लैंडुलर का एक और पार्ट आता है, जिसे मैंने बताया था कि ग्लैंडुलर का ही एक पार्ट और आएगा, जिसमें हम पढ़ते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, और दूसरा पार्ट आ जाता है इसी में बाह्य स्रावी। मैंने एकदम बेहतरीन तरीके से ये बात समझाई थी कि जो अंतःस्रावी होते हैं, क्या होते हैं, अंतःस्रावी होते हैं, वो रक्त में रिलीज करते हैं, मतलब दे आर विदाउट डक्ट, इनके पास कोई वाहिकाएं, पाइप वगैरह नहीं होती। ये अपना रक्त डायरेक्टली, जो अपना मटेरियल है, हार्मोन्स है, वो जाकर भेज देती हैं किसके पास में, रक्त के पास में।
और जो बाह्यस्रावी है, एक्सोक्राइन है, ये पाइप के द्वारा अपना मटेरियल ट्रांसफर करता है। ये ब्लड में नहीं डालता, इनके पास खुद की पाइप होती है ना, इनके पास खुद की पाइप होती है। तो ये पाइप के द्वारा अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो बाह्यस्रावी है, और डायरेक्टली रक्त में डाल दे रहे हैं तो अंतःस्रावी है। ये हार्मोन रिलीज करेंगे, वो एंजाइम रिलीज करेंगे। तो कुछ इस तरीके से ये पॉइंट हमारा एकदम क्लियर हो जाता है कि ये पूरा टॉपिक हमने कल पढ़ रखा है। अब आज का नया टॉपिक नए तरीके से आएगा। हमने लास्ट क्लास तक हमने लगभग सारा जो सरल उपकला था सब पढ़ लिया था। अब हम आते हैं यहां पर कंपाउंड एपिथेलियल। जब अपन कंपाउंड एपिथेलियल कह रहे हैं, मतलब हमने सीधा सा ये शब्द कह दिया कि उपकला है, और उपकला का दूसरा पार्ट बी शब्द लिखा हुआ है संयुक्त। अब संयुक्त कहने का मतलब क्या है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मल्टी लेयर्ड रहेगा ये। तो पहला लेयर तो आप यही याद रख लो भाई कि इतना याद हो गया कि मल्टी लेयर्ड रहेगा ये। बहुत सारी इसके पास में परत पाई जाएंगी, बहुत आश्रित रहेगा, और इसका पावर जो है ना स्त्रावण, अवशोषण ये सब करवाना नहीं होगा। जब लेयर 4 से 5 है तो ये डिफेंस सिस्टम, मतलब आपको दृढ़ता प्रोवाइड करेंगे, चोट लगने से बचाएंगे, स्ट्रेस से बचाएंगे, आपको परेशानियों से बचाएंगे, इनको कहते हैं। याद रखना, तो बाहर की तरफ में हमेशा अवशोषण, स्त्रावण, विसर्जन यही सब नहीं करना होता। कभी कभी हमें प्रोटेक्शन भी चाहिए, तो प्रोटेक्शन को लेते समय हमें जिस आयंस की, जिस मटेरियल की जरूरत पड़ती है, वो मटेरियल हमारा कहलाता है संयुक्त उपकला। क्या कहते हैं हम उसे? संयुक्त उपकला कहते हैं। तो आइए संयुक्त उपकला की तारीफ में 2-4 शब्द और पढ़ते हैं। तो इस प्रकार स्त्रावण अवशोषण में इसकी भूमिका सीमित है, मतलब ये बहुत सीमित छोटे शब्दों में, बहुत कम शब्दों में, बहुत कम काम करता है कि अवशोषण करवाएगा कि स्त्रावण करवाएगा, ज्यादा रोल इसका नहीं है। ठीक है। अच्छा, पहली बात तो एक से ज्यादा कोशिका स्तरों से बना हुआ होता है, मतलब ये बहुस्तरित होती है। तो ये पहला पॉइंट तो हमने वहीं पर लिख दिया। दूसरा मैंने बताया कि इसका काम ज्यादा ना रिलीज कराने का नहीं है, तो ये ना ज्यादा स्त्रावण कराएगा ना ज्यादा अवशोषण कराएगा। तो क्या करवाएगा भाई? इसका मुख्य काम रासायनिक और यांत्रिक प्रतिबल यानी स्ट्रेस। अब आपके मुंह में जो मुंह वाला भाग है, हम दिन भर में कितने प्रकार की चीज खाते हैं, तीखा, मीठा, खट्टा, उबला, गरम, नरम, हर चीज खाते हैं। ठीक है। कुछ लोग जो है वो जुबा केसरी भी खा के इतनी घटिया चीज से मुंह पचा देते हैं, पूरा मुंह में डाल रहे हैं। कुछ लोग तंबाकू खा रहे हैं, कुछ लोग जहर खा रहे हैं, कुछ लोग चाय नहीं खा रहे। फिर भी ये हमारा जो है वो जो है और भी बहुत सारी चीजें जो है वो मुंह को नुकसान पहुंचाने वाली लोग खाते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो नुकसान, अच्छा सोचिए, मसाला, मिर्च, तीखा, गरम, ठंडा, कितना कुछ नहीं खाते, और हमारी अंदर की मुंह की परत इतनी कोमल दिखती है बेचारी, लेकिन फिर भी वो सब सहती है। कौन देता है उसे ये ताकत? कौन देता है उसे ये ताकत? हमारी त्वचा जो है वो त्वचा बहुत सारे आवरणों से बची रहती है। इसके पास में ठंडी है, गर्मी है ना। इसके अलावा हमारे पास में जो है यहाँ पर देखो, ये त्वचा में हमने बाहर की 46 डिग्री की सेल्सियस की गर्मी भी सहनी है इस पे, और इसी पे सहना है मान लो 12 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस का तापमान भी। बरसात भी सहनी है, एसिड रेन भी सहना है, यूवी लाइट भी सहना है, अल्ट्रावायलेट रेज भी सहना है, सब सहना होता है। एसी में भी रहना होता है, धूप में भी रहना होता है, सब कुछ सहना पड़ता है। ये कैसे सहती है? कौन देता है इसको ताकत? तो ये ताकत आइए देखते हैं कौन देता है। यह त्वचा की शुष्क सतह कहां कहां होता है भाई? अच्छा, यांत्रिक प्रतिबल का मतलब, मान लो ऐसे मार दिया, यहाँ पर लगा तो है लेकिन मुझे थोड़ा सा, लेकिन फिर भी ये हड्डी में लगा। त्वचा का प्रतिबल कौन देगा? फटी नहीं ये कोशिका। ये देखो, ये जो मारा यहाँ पर किसी ने, फटी नहीं कोशिका। क्यों नहीं फटी? क्योंकि इस पे प्रतिबल देने का काम किसने किया? ये किया कंपाउंड। मल्टीलेयर्ड है ना दोस्त, बहुत सारी परतें हैं, तो इसे बचा के रखा जा सकता है, मतलब ये चोट लगने से बचाता है। कहां कहां रहेगा? त्वचा की ऊपरी सूखी सतह जो होती है उसे यहीं पर पाया जाएगा। त्वचा मतलब ये तो याद रखा जा सकता है यार, एक बार में याद हो जाए। मुख गुहा की नम त्वचा, मुख गुहा की नम त्वचा, मुख गुहा की नम त्वचा मतलब मुंह खोलेंगे तो जितना भी है वो सब मुंह त्वचा है। मुंह से अंदर जाएंगे तो ग्रसनी का भी एक भाग है, वो भी पेशियां वहां पर पाई जाएंगी। ग्रसनी के बाद जो है हमारे पास में लार ग्रंथि है, वहां पर भी अग्नाशय की वाहिनियों के भीतर को भीतरी आस्तर जहां जहां केमिकल को ढकता है उन सभी जगहों पर याद रखना ये पाया जाएगा। सो अग्नाशय की वाहिनी हो गई, या फिर हो गया हमारे पास में जो क्या बोलते हैं इसे, लार ग्रंथिया, ग्रसनी, मुख गुहा, शुष्क सतह, ऊपर की सतह, ये सब कुछ पाया जाता है। और ये सब कुछ को सब बल देने का काम किसने किया? कंपाउंड एपिथेलियम।
इसके ज्यादा प्रकार नहीं है, इसके ज्यादा अलग अलग फंक्शन नहीं है। इट्स मेन वर्क फॉर, मतलब याद रखना, इट्स वर्क की फॉर मैनेजमेंट, ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट। कौन सा मैनेजमेंट है ये? स्ट्रेस मैनेजमेंट है। तो ये जो रियलिटी है इस पूरी मसल्स की, इस पूरी परत की, इस परत की मसल की पूरी रियलिटी इस बात पे बेस्ड है कि वो आवरण बनाने का काम करती है, ठीक है। मुंह का आवरण, ग्रसनी का आवरण, अग्नाशय वाहिका का आवरण, लार ग्रंथि का आवरण, और सबसे लास्ट में पॉइंट है हमारी त्वचा का आवरण। ये सब बनाने के लिए जरूरी है कोई परत, तो उसका नाम है कंपाउंड एपिथेलियल। होप सो आप इस बात को बढ़िया समझ गए होंगे। एक आखिरी पॉइंट यहां पर एक चीज और समझाता है कि उपकला की सभी कोशिकाएं, जितनी भी उपकला है, चाहे वो सरल हो, चाहे वो कंपाउंड हो, चाहे जैसी भी हो, इन सब में एक चीज बहुत कॉमन है। इन सब चीजों में एक चीज बहुत कॉमन है, वो है एक दूसरे से अंतर कोशिकीय पदार्थों से जुड़ी रहती है। ये सब एक दूसरे से अंतर कोशिकीय पदार्थों से जुड़ी रहती हैं। इसका मतलब ये है, अंतर कोशिकीय पदार्थ का ये मतलब होता है कि ये सब के सब जो है ना, वो जुड़े कैसे होते हैं? आपस में इनके पास एक मटेरियल होता है। इनका जुड़ना ये इस बात को निर्धारित करेगा कि ये टाइट बंधेंगे, ढीले बंधेंगे, कोई मटेरियल आदान प्रदान होगा कि नहीं। तो अब हम इनके जुड़ने के ज्वाइंट को पढ़ेंगे कि कोशिकाओं की परत तो बहुत सारी है, पर ये परत के बीच में कोई ना कोई ज्वाइंट तो होगा, कोई तो है जो इनको जोड़ के रखा हुआ है। तो कौन है जो इनको जोड़ के रखा हुआ है? चलिए अब हम उस जोड़ के बारे में पढ़ते हैं कि जोड़ के रखने वाले मटेरियल का नाम क्या है, कौन है जो जोड़ता है इनको, ठीक है, कौन है जो इनको जोड़ के रखा हुआ है। चलिए तो हम इनके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। चलिए तो अगला विषय हमारा पास में जो आता है उसे अपन कहते हैं सेल जंक्शन, ठीक है। इन सभी ऊतक को अगर देखा जाए तो इनकी परतें जो हैं आसपास में जो एक दूसरे की देखी जाती हैं, इन परत का ज्वाइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले एक बेसिक समझा देता हूं, देन फिर उसे एक्सप्लेन करूंगा मैं कि ये एक्चुअली होता क्या है। तो आप इस बात को समझिए कि इसकी मतलब अगर कोई चीज का आदान प्रदान बिल्कुल नहीं करना तो बहुत टाइट बंधा हुआ है, थोड़ा ढीला फिर ढीला, ऐसा जिस प्रकार का ज्वाइंट रहेगा उसी प्रकार के ऊतक का निर्माण होता है। जैसे मान लो ये बहुत डेंस दिख रहा है, मजबूत, तो ये फिर होगा बहुत टाइट बंधा हुआ है। कहीं पर मजबूती कम दिखाई दे रही है, मतलब वो थोड़ा सा कम टाइट बंधा हो, ऐसा ही ऐसी चीजें बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लगभग सभी प्राणी ऊतक में कोशिकाओं का विशेष जोड़, जिसे इंडिविजुअल कोशिकाओं को संरचनात्मक एवं कार्यात्मक संधि द्वारा प्रदान करते हैं। लगभग सभी प्राणी ऊतक जो है, उनकी जो कोशिकाएं हैं वो आपस में जुड़ जुड़ कर ही तो ऊतक बनाई ना। तो कोशिकाएं ऊतक में कैसे बदली? कोशिकाएं ऊतक में तब बदलेंगी जब कोशिकाओं के बीच में ज्वाइंट पाया जाएगा। ये सेल है हमारी, दूसरी भी हमारे पास में सेल है, ये जब दोनों मिलकर ज्वाइंट होगा तो ज्वाइंट होने के बाद ही तो लगभग ऊतक का निर्माण होगा ना, है ना। अब ये जब ऊतक का निर्माण हो रहा है तो देयर आर सम टाइप ऑफ ज्वाइंट्स। ये इन दोनों का संबंध बताएगा कि ये जो दो कोशिकाएं हैं इनके बीच का संबंध कैसा होगा। ये लोग चिपक के बहुत ज्यादा चिपके हुए हैं, थोड़ा दूर चिपके कि बहुत दूर चिपके हुए हैं, इस तरीके से हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आइए इनके चिपकने के ऊपर कहानी पढ़ते हैं। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ संधि, देयर आर 3 टाइप ऑफ जंक्शन, और वो जंक्शन जैसा है काम भी वैसा ही होगा। जैसा जंक्शन होगा वैसा ही इनका काम भी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक पॉइंट बनता है और इस पॉइंट के हिसाब से हम लोग हमेशा जंक्शन बनाते हैं। जैसे हमने अभी यहां पर देखा, इस लास्ट पॉइंट पे हमने देखा कि जैसे एक सेल है और सेल है। अब ये जब ज्वाइंट बनाएगा तो इनमें से ऊतक बनाएगा, या तो फिर ये बहुकोशिकीय बनाएगा, है ना, मल्टी सेलुलर स्पेस बनाएगा। लेकिन इस सब को बनाने के लिए हमें एक बात बहुत कॉमन तरीके से पता होनी चाहिए कि ये जुड़ेगा कैसे। एक कोशिका दूसरे कोशिका से जुड़ेगी, जब एक दूसरे से बॉन्ड बनेगा तब तो उनका निर्भरता पता चलेगी ना कि वो बना क्या रहा है। तो इस तरीके से हम जब सेल और सेल को जोड़ते हैं तब कोई चीज उनके बीच का ज्वाइंट कैसा है ये निर्धारित करेगा कि सेल किस प्रकार की संरचना का निर्माण करेगी। तब दोनों ये लोग मिलकर संरचना बनाएंगे और तब जाकर यहां पर कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि व्हाट इज स्ट्रक्चर। अगले पॉइंट पे आते हैं। तो यहां तक जितना भी पॉइंट हमने पढ़ा, जो भी कंपाउंड एपिथेलियल था,
जो भी संयुक्त उपकला थी, उस संयुक्त उपकला का यही कॉन्सेप्ट था कि इस तरीके से हमने यहां पर ये चीजें पढ़ी कि ये हमेशा याद रखना कहां कहां प्रेजेंट है, हमें सिर्फ अभी एनसीईआरटी के पॉइंट्स याद रखने हैं। त्वचा की शुष्क सतह ऊपर वाला, मुख की नम सतह, ग्रसनी और लार ग्रंथियां, अग्नाशय, इन सब के आसपास में ये सारा चीज मैंने आपको एकदम क्लियर कट समझा रखा है। ठीक है, तो ये याद रखना बॉडी फ्लूइड और वातावरण के बीच में एपिथेलियल है, सरल होता है, संयुक्त होता है। सरल के हमने बहुत पार्ट पढ़े हैं, है ना, सल्की है, घनाकार है, स्तंभाकार है, कहां कहां प्रेजेंट है ये भी बता दिया मैंने। कहीं कहीं पर कुछ नॉर्मल माइक्रोविलाई वाले हैं, कहीं आहार नाल, कहीं पे संयुक्त है। और अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो दो प्रकार से हो सकता है कि मॉडिफिकेशन में सिलिएटेड, कभी कभी उसके पास सिलिया था, कभी कभी उसके पास में सिलिया नहीं था, तो ग्लैंड वाला पार्ट था। ग्लैंड में एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय है वो तो है ही है, बहुकोशिकीय में भी दो प्रकार, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी। बढ़िया से पढ़ना, मजा आ जाएगा पढ़ के सारी बातें। आखिरी में एक बढ़िया रिवीजन भी करवा दूंगा, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। सो वहीं पे पॉइंट आता है सेल जंक्शन। सेल जंक्शन इसे अपन कहते हैं, मतलब संधि। क्या चीज है जनाब संधि? तो एक कोशिका दूसरी कोशिका से कैसे जुड़ी हुई है। कभी कभी हो सकता है सिर्फ ऐसा कुछ आदान प्रदान नहीं हो रहा है, बस जुड़ी हुई है। कभी कभी एकदम आदान प्रदान ज्यादा हो रहा है और किसी बार में एकदम ही टाइट जुड़ी हुई, बिल्कुल आदान प्रदान हो ही नहीं रहा है। एक में थोड़ा बहुत हो रहा है, एक में बहुत ज्यादा हो रहा है। तो जैसा बॉन्ड है वैसा उनकी कहानी चलेगी। अरे होता है ना पड़ोसियों के बीच में संबंध कैसे, ज्यादा अच्छे संबंध है, टाइट ज्यादा अच्छे संबंध है तो बढ़िया वो आदान प्रदान, बढ़िया खाना पीना बनाएंगे तो आपको देंगे, कुछ आएगा तो आपको देंगे, मिठाई उठाई आएगी आपके घर में तो आप दे दोगे उधर। थोड़ा कम संबंध है तो दिवाली दशहरा कभी कभार बुला दिए तो बुला दिए, और अगर दुश्मनी है तो बिल्कुल कुछ आदान प्रदान कुछ भी होगा ही नहीं। यही होता है संबंध। तो लगभग प्राणी ऊतक की लगभग कोशिकाओं में विशेष प्रकार का जोड़, विशेष जोड़ इंडिविजुअल तौर पर कोशिकाओं को संरचनात्मक एवं कार्यात्मक संधि प्रदान करते हैं। वो कोशिकाएं आपस में मिल मिलकर जो ऊतक बनाएंगी, उनके बीच में यहां पर ज्वाइंट्स बनेगा, यहां पर बनेगी संधि, और इसी संधि को हमको डिटेल करना है। जब हम संधि की बात करते हैं तो ये उपकला है, और उपकला की संधि तीन प्रकार से होती है। तो उपकला हमारी बाहर वाली जो एपिथेलियल है, और अन्य ऊतक में तीन प्रकार की संधियां होती हैं। और इस संधि का सबसे पहला पार्ट आता है दृढ़, बहुत टाइट। उसके बाद आसंजी मतलब अडहेरिंग, थोड़ा सा चिपका हुआ। और उसके बाद अंतराली मतलब गैप रहेगा इसमें। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ संधि। दुनिया में 3 प्रकार की संधि है। टाइट जंक्शन, दृढ़ संधि, बहुत टाइट है इसके बीच में। उसके बाद अडहेरिंग मतलब आसंजी, बस चिपका हुआ है, ज्यादा कुछ उनके बीच में जुड़ाव नहीं है, आसंजी संधि से हम कहते हैं। दूसरी संधि होती है गैप जंक्शन, और गैप जंक्शन को हम पढ़ते हैं अंतराली में, अंतराली संधि। ठीक है, ये संधि जो है अंतराली संधि है। जैसा नाम वैसा ही काम, नाम समझ लिए काम अपने आप समझ में आएगा। दृढ़ जंक्शन, दृढ़ वाली बात क्या है, जहां पे एकदम टाइट है, कोई आदान प्रदान का कोई चांस ही नहीं है। उसके बाद आसंजी, थोड़ा बहुत चांसेस रहेगा, और गैप में बढ़िया चांस रहेगा। डायग्राम देखो, थोड़ा बहुत समझ में आएगा। देखो गैप है इनके बीच में, तो आदान प्रदान होने का चांसेस रहेगा। ये हो गया टाइट जंक्शन, एकदम चिपका हुआ है तो इनके बीच में कोई चांस नहीं है कि ट्रांसपोर्ट होगा। और ये वर्ड आ जाता है जिसे अपन कहते हैं अडहेरिंग जंक्शन, थोड़ा बहुत आदान प्रदान हो सकता है। आइए इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो जब अपन सेल जंक्शन की बात करते हैं, सेम वही डायग्राम यहां पर भी है, और थोड़ा सा यहां पर आपको शॉर्टकट समझाने की कोशिश की गई है। एकदम जुड़ाव है, नो ट्रांसपोर्टेशन, टाइट जंक्शन, दृढ़ कहेंगे इसको, दृढ़। ठीक, फिर पॉइंट आता है क्या, ये थोड़ा बहुत चिपका हुआ है, और ये दोनों के दोनों जो है ना अडहेरिंग है, आसंजी संधि कहेंगे इसको। थोड़ा थोड़ा चिपका है, थोड़ा थोड़ा दूर है। और तीसरी बात देखो, गैप दिख रहा है ना, एकदम क्लियर गैप दिखाई दे रहा है, मतलब इसे गैप जंक्शन कहेंगे, इसे हम कहेंगे अंतराली। अब जैसा नाम है वैसा ही नाम है, काम है बेटा। अंतराली में जहां से आदान प्रदान हो सकता है, ठीक है, लीस्ट आदान प्रदान, टुकड़े टुकड़े में आदान प्रदान होगा, थोड़ा थोड़ा जाएगा, थोड़ा थोड़ा आ जाएगा, और कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, तो दृढ़ हो जाएगा। चलिए आगे पॉइंट को आते हैं। तो सबसे पहली बात है दृढ़ संधि, इतना ही तुम्हें पढ़ना है, दृढ़ संधि। कोई भी बुक उठा के देख लो, इसके बाहर है ही नहीं, बड़ी बड़ी रेफरेंस बुक में भी नहीं है। सो पदार्थों को ऊतक को बाहर निकलने से रोकती है, नो एक्सचेंजेस, कोई मटेरियल आदान प्रदान नहीं होगा, दैट्स व्हाई दृढ़ है ना। कोई भी ऊतक से कोई पदार्थ ना बाहर जाएगा, ना बाहर से कोई पदार्थ अंदर आएगा। आसंजी,
दूसरा हो गया अडेरिंग। आसंजी का मतलब क्या होता है? चिपकना, बस ऐसा हल्का सा दिखावटी चिपका हुआ है, ना ज्यादा क्लोज है ना ज्यादा दूर है, बस दिखावटी तौर पर है। तो कुछ कुछ पदार्थों का आदान प्रदान हो जाएगा। आसंजी जो है पड़ोसी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। कोशिका द्रव्य को एक दूसरे से जोड़ दी, मटेरियल थोड़ा बहुत ट्रांसफर होता रहेगा। अंतराली संधि में क्या ट्रांसफर होता है? आयन और छोटे टुकड़े। आयन और छोटे टुकड़े, कभी अगर बड़े टुकड़ों को जाना है तो तुरंत स्थानांतरित करने में सहायता करती है। समझ में आ रही मेरी बात? तो यहां पर हो गया दूसरे नंबर का। और तीसरे नंबर का पार्ट ये हो गया कि भाई अगर आप अंतराली संधि है सो उसके अंदर आयन, मिनरल, न्यूट्रिशन सारा कुछ ट्रांसफर, कुछ बड़े पदार्थ, कुछ और बड़े पदार्थ, इन सभी पदार्थों को ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास तीसरे नंबर की संधि है अंतराली संधि, आसंजी संधि और दृढ़ संधि। आपको इन संधियों का नाम सिर्फ इनके एक्सचेंज करने की प्रॉपर्टी के आधार पर ही बताना है। सो ये आप नोट्स में भी डेवलप कर सकते हो, इसका मुझे फ्लो चार्ट और कॉन्सेप्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये बहुत आसान है। सो हमने इसे यही तरीके से लिखना है कि पहला दृढ़ संधि हो गई, दूसरा पॉइंट आसंजी संधि, तीसरा हो गया अंतराली संधि, जैसा जैसा काम वैसा वैसा नाम। ठीक है, वे ऐसा संलग्न कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को आपस में जोड़कर करती है। अगर ये स्थानांतरण करना ही है तो ये स्थानांतरण कोशिका द्रव्य के द्वारा ही होगा। कोशिका द्रव्य जब जुड़ जाते हैं तभी एक्सचेंजेस होता है और ये संधि कहलाती है। उम्मीद है ये पॉइंट आपको बहुत क्लियर समझ में आया होगा। और इस तरीके से हमारा पूरा कॉन्सेप्ट जो है ये जिसे हम कहते हैं एपिथेलियल, उपकला। ठीक है, हमारे पास में 4 प्रकार के ऊतक थे और उन 4 प्रकार के ऊतक में पहला ऊतक जिसे हम कहते हैं उपकला ऊतक, ये हमने पढ़ लिया। एक बार रिवीजन कर लो और कॉन्सेप्ट को बढ़िया दिमाग में बैठा लो कि उपकला जनाब 2 प्रकार का होता है। पहला उपकला हो गया सरल और दूसरा उपकला हो गया हमारे पास में संयुक्त। पढ़ना क्या क्या होता है सरल उपकला में? सरल उपकला में ये पढ़ना होता है, उपकला में क्या पढ़ना होता है? जो बाहर के आवरण को बना दे वो सरल है, उपकला है। एपिथेलियल है ये, इसे हम एपिथेलियल कहते हैं, एपिथेलियल। और इस एपिथेलियल के बारे में ना 2 कॉन्सेप्ट 2 अलग अलग जगह थोड़ा सा ना तुम्हें कंफ्यूज करेंगे, वो चीज थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देता हूं तुम्हें मैं। आपको पता है यही एपिथेलियल अगर अंदर वाले भागों में प्रेजेंट हो, जो मीजोडर्म से उपस्थित होती बनती है, उसे मीजोथेलियल कहते हैं। और जो एंडोडर्म मतलब अंतर वाली परत में रहती है उसे एंडोथेलियल कहते हैं। आपको पता है हमारे पास ना आहार नाल होती है और आहार नाल के पास में भी जो है ना बाहर के, अब चूंकि आहार नाल जो है ना, आहार नाल जो है उसकी बाहरी परत को अपन कहते हैं मीजोथेलियम, मीजोथेलियम। ठीक है, और कभी कभी इसी का नाम हो जाता है एंडोथेलियम। बट ये याद रखना ये मीजोथेलियम और एंडोथेलियम भी दोनों के दोनों एपिथेलियल ही हैं। ठीक है, आहार नाल में मीजोथेलियम रहेगा और आंतरिक अंगों में एंडोथेलियम इसका नाम पड़ जाता है। जब इसे हम आंतरिक अंगों में देख रहे होते हैं तब इसका नाम हम एंडोथेलियल पड़ जाता है। तो उपकला का ये कॉन्सेप्ट आपको ये बहुत जानने योग्य बात हो जाती है कि हम कैसे इसको कंप्लीट करते हैं। समझ रहे आप मेरी बात को? इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहां पर और बहुत बार पूछा जाता है कि ये क्या चीज है, कैसे हम इसे कंप्लीट करेंगे, क्या क्या चीजें होती हैं इसके ऊपर में इंपॉर्टेंट, और कैसे हम इसे डिटेल कर सकते हैं। सो यही एपिथेलियल नाम अभी भी इसका नाम उपकला है, पर मध्य उपकला इसका नाम पड़ जाएगा और ये अंतः उपकला उसका नाम पड़ जाएगा। अगर आप हिंदी में देखेंगे तो ये थोड़ा सा भुला जाता है हमसे। मध्य मतलब क्या बोले, मीजो ना, मध्य उपकला, ये इसका नाम पड़ जाएगा मध्य। और ये नाम क्या है? अंतः उपकला। शब्द ही अपने आप में दिखाई दे रहा है कि अलग अलग जगह अलग अलग नाम क्यों पड़ रहा है, क्योंकि अलग अलग लोकेशन है। जब जहां जैसी लोकेशन हुई वैसा वैसा इसका नाम पड़ गया और वैसी वैसी इसकी कहानियां बन जाती हैं। जैसा इसका नाम वैसा ही इसका काम। कहानी यही कॉन्सेप्ट बताती है और इसी तरीके से हम इसको डिटेल भी करते हैं कि चीजें है क्या। ठीक है, अब अगला पार्ट जो हमारे पास में आता है कि अगर ये सरल है तो कैसा है और संयुक्त है तो कैसा है। सरल है मतलब अपनी पक्की बात है कि बेटा ये सिंगल लेयर वाला ही होता है, सिंगल परत, एकल परत।
और अगर संयुक्त है तो मल्टीपल लेयर, बहुत सारी परत इनके पास में हो सकती है। मल्टीपल लेयर, बहुत सारी परत इनके पास में हो सकती है। जब सरल को अपन देखते हैं तो सरल उपकला के फिर 3 प्रकार आपको दिखाई दिए होंगे यहां पर, है ना। एक का नाम होता है स्क्वैमस, मतलब क्या बोलते हैं इसे हिंदी में, क्या बोलते हैं, तो हो गया, चलो मान लो पहले सल की, ये हिंदी भूल जाती है हमसे, सल की उपकला स्क्वैमस। दूसरा फिर हमने पढ़ा घनाकार, और तीसरा पॉइंट हमने पढ़ लिया क्यूबोइडल और कॉलमनर, है ना, मतलब स्तंभाकार। स्तंभाकार, ये छोटी छोटी बातें बढ़िया से पढ़िए, मॉडिफिकेशन बनाइए, बार बार ये फ्लो चार्ट जितने बार मन करे उतने बार बनाइए। पूरा शुरू से लेकर अंत तक हमने यही पूरा पाठ पढ़ रखा है। एक बार थोड़ा सा कंपाउंड को पढ़ लेना, कि हमेशा याद रखना बहुसूत्रों की बनी रहती है, अवशोषण स्त्रावण में मदद करती है, स्ट्रेस से रक्षा करती है, त्वचा की शुष्कता, मुंह की नम त्वचा, लार, ग्रसनी ग्रंथियां, अग्नाशय की वाहिनियां, ये सब एक दूसरे को पदार्थ से बनती है। जब आप इस पॉइंट को लिखेंगे तो आप ये याद रखना कि ये कहां कहां रहता है। अच्छा, ये तो आपको पता ही है कहां कहां रहता है। सल्की के बारे में कहा जाता है कि भाई सल्की उपकला जो है ये एल्विलाई में रहता है, ये सबसे जरूरी बात है, ये एल्विलाई है, ठीक है। सो घनाकार जो कहां पर रहता है, तो घनाकार के बारे में कहा जाता है कि भाई ये जो हमारा जैसे क्यूबोइड, वो हो गया किडनी वाला पोर्शन, नेफ्रॉन वाला पोर्शन, ये जो लिखा हुआ है इसमें, है ना, ये जो इसमें लिखा है, हमने इसे पहले पढ़ चुके हैं कि घनाकार वृक्क में, अवशोषण स्त्रावण या आहार नाल में, और आमाशय में, वही चीज है, कोई अलग से चीज है नहीं। 2-3 बार हमने इसको पढ़ा हुआ है, कोई बहुत बड़ी चीज बनती नहीं है। जैसे मान लो अब अपन इसको संयुक्त को देख रहे हैं, तो इसे जरूर लिख लेना भाई कि त्वचा की शुष्कता। इतने ज्यादा एग्जाम्पल हो जाते हैं ना बेटा कि जनरली बच्चा भूल जाता है, इसलिए इतनी बार ये डायग्राम बनाओ कि मजा आ जाए। आहार नाल, ठीक है, आहार नाल हो गया, या फिर अग्नाशय नाल हो गया, अग्नाशय नाल की वाहिनियां ये भी होती है, ठीक है। इसके बाद मुख गुहा की आंतरिक परत, मतलब ये इतने बार आपको लिखना है जितनी बार में ये आपको याद हो जाए, आंतरिक परत। तो बढ़िया हो गई, कहानी खत्म यहां पर। और इस तरीके से गैप जंक्शन वगैरह भी हमने पढ़ लिया। पहले नंबर का हमारा उतक डन, पहले नंबर का हमारा उतक हमारा डन हो गया, जिसे अपन एपिथेलियल कहते हैं कि एपिथेलियल उतक क्या कहलाता है और एपिथेलियल उतक को हम कैसे पढ़ सकते हैं। बस ये पहले नंबर का पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब जब अपन दूसरे नंबर के पार्ट में पहुंचते हैं एपिथेलियल के बाद में, तो वो दूसरा कनेक्टिव टिश्यू। शब्द क्या बोल रहे हैं अपने आप में, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उतक। नाम ही उसका, जिसका संयोजी उतक हो तो वो तो संयोजकता बनाएगा, जोड़ने का काम करेगा। आइए देखते हैं कैसा जोड़ता है बेचारा ये, ठीक है। तो जोड़ने में इसकी मदद लेते हैं। आइए, संयोजी उतक, आप इस डायग्राम को देखो, एक उतक के दूसरे उतक के बीच में एक रक्त वगैरह वगैरह सब जो है ना संयोजी उतक में आते हैं। तो अब हमारे पास में दूसरा नंबर का जो उतक है, जो हमारे शरीर में कुछ जोड़ने का काम करता है, उसका नाम है संयोजी उतक। क्या काम है इसका, जोड़ने का। दो उतकों के बीच में जोड़ने का काम करेगा। जब भी दो उतक की हमारे पास में आवश्यकता पड़ेगी, जब जब हम उसे आवश्यकता पड़ेगी, तब तब हम वही करते हैं, ठीक है। तो ये जब भी हमें इसे जोड़ने की आवश्यकता होगी, जब भी हमें आवश्यकता पड़ेगी, कोई चीज, कोई यंत्र, कोई जगह जहां पर हमें उन्हें जोड़ना है, जहां पर उनके बीच में बॉन्ड बनाना है, उसे हम संयोजी उतक कह देते हैं। आइए संयोजी उतक के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। संयोजी उतक, एनसीईआरटी की लाइनें इसलिए डाल देता हूं यार, कितना बड़ा लंबा चौड़ा सा दिखने वाला डायग्राम जो है ना, है बहुत आसान, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जटिल प्राणियों के शरीर में संयोजी उतक बहुतायत और विस्तृत रूप से पाया जाता है। मतलब हमारे शरीर में सबसे ज्यादा अमाउंट में अगर कुछ मतलब विस्तृत मतलब बहुत डेवलप पाया जाता है संयोजी उतक। रक्त हमारा संयोजी उतक है, हड्डियां हमारी संयोजी उतक है, सब संयोजी उतक है हमारे लिए। संयोजी उतक नाम शरीर के अन्य उतक और अंग को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है और आलंबन के आधार पर दिया गया है। जैसा नाम वैसा काम। अब ये देखो यार, ये सब लिखने की जरूरत होती है क्या, कुछ नहीं, अब एनसीईआरटी लिखा है समझा दिया, और क्या। कभी भी कोई संयोजी उतक हमेशा कैसे एक उतक को दूसरे उतक से जोड़ता है, इस आधार पर हमने इसका नाम संयोजी रख दिया है, कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी उतक में विशेष विशेष प्रकार के उतक होते हैं, जैसा जोड़ जैसी जरूरत वैसा होता है। तो इसमें से कोमल उतक, बहुत ज्यादा कुछ कोमल भी होते हैं, कुछ लोग बहुत कठोर, अस्थि, उपास्थि, वशी उतक, रक्त, कितना वेरिएशन है देखो तो। उपास्थि यानी कार्टिलेज, ये वाला भाग, अड्डी यानी ये वाला भाग, रक्त हमारा,
उसके अलावा हमारे शरीर की वसा ऊतक, ये सब हमारा संयोजी ऊतक है। मतलब शरीर में कितना बड़ा भाग सोचो संयोजी ऊतक का होता है, आप सोच भी नहीं सकते। और ये माना जाता है, एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसमें से रक्त ही बस जो है ना वो थोड़ा सा लिक्विड में है, तरल पदार्थ में, बाकी सब जो है वो ठोस में है। बाकी सब भी ऊतक है, बाकी सब। आप सोचेंगे हड्डी तो मरा हुआ लगता है, ना जनाब, हड्डी भी जिंदा होती है, उसके अंदर भी ऊतक होते हैं, उसके अंदर भी कोशिकाएं होती हैं। उपास्थि ये तो मरा हुआ लगता है, ये भी जिंदा होती है, इसके अंदर भी कोशिकाएं होती हैं, ये भी जिंदा तरीके से काम करती है। रक्त मरा हुआ लगता है, रक्त के अंदर भी हजारों कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं के बारे में भी बात करना है। सो रक्त को छोड़कर बाकी सब ठोस है। रक्त को छोड़कर संयोजी ऊतक में कोशिका का संरचना ठोस है और वो आपस में जुड़कर प्रोटीन का तंतु फाइब्रोब्लास्ट बनाती है। ये नीट में कई बार पूछा गया है। अब देखो बात ऐसा है कि फाइब्रोब्लास्ट मतलब उनको जोड़ने के लिए कोई ऐसा धागा तो चाहिए ना, तो फाइबर, तंतु फाइबर कहते हैं उसको, तंतु। फाइब्रोब्लास्ट जिसे अपन कहते हैं वो तंतु स्त्रावित करने वाला फाइब्रोब्लास्ट वो फाइबर बनाएगा, फिर फाइबर उनको जोड़ने का काम करेंगे। तो तंतु स्त्रावित मतलब फाइब्रोब्लास्ट, और जब वर्ड लिखा रहे ब्लास्ट मतलब बनाने वाली, फाइबर्स को बनाने वाली। जैसे नाम लिखा रहे कॉन्ड्रियोब्लास्ट तो मतलब याद रखना कॉन्ड्रियोसाइट को बनाने वाला। ऑस्टियोब्लास्ट मतलब ऑस्टियोसाइट को बनाने वाला। तो ब्लास्ट मतलब बनाने वाला। तो तंतु को स्त्रावित करने वाली एक कोशिका उनके पास में होगी जो तंतु बनाएंगे और वो तंतु फिर उनको जोड़ के रखने में मदद करेंगे। लेकिन रक्त में सॉरी रक्त में ये नहीं है। क्यों नहीं रक्त में? क्योंकि रक्त को यार जोड़ने की जरूरत ही नहीं, रक्त तो तरल है। तो ये एक नीट में बहुत बढ़िया प्रश्न आता है कि नीट में क्यों भाई ये कहते हैं, तो याद रखना नीट में कभी भी संरचनात्मक फाइब्रोब्लास्ट नहीं होता है। ये फाइब्रोब्लास्ट आगे जाकर कोलेजन तथा इलास्टिन बनाते हैं। कोलेजन और इलास्टिन इज अ फाइब्रोब्लास्ट सेल, मतलब ये जो है फाइब्रोब्लास्ट सेल ये दोनों को बनाती है। और ये दोनों का काम क्या होता है? ये दोनों ऊतक को जोड़ने का काम करते हैं। ये दोनों ऊतक को जोड़ने का काम करते हैं। ये उसे शक्ति प्रदान करते हैं, प्रत्यास्था प्रदान करते हैं, लचीलापन प्रदान करते हैं। तो कोई भी ऊतक लचीला हो, प्रत्यास्थ हो, जुड़ाव महसूस हो, आपस में जुड़ा हुआ रहे, ये जिम्मेदारी है फाइब्रोब्लास्ट की। अब चूंकि रक्त जो है वो द्रव है, वो तो फैला हुआ रहेगा तब भी चलेगा। रक्त जो हमारा है वो हमारा द्रव है, तो वो फैला हुआ रहेगा तो भी चलेगा। तो वो खूब फैला हुआ रहता है, वो हमारा खूब फैला हुआ रहता है। और जब वो खूब फैला हुआ रहता है तो उसमें ना इलास्टिन की जरूरत है, ना लचीलापन की जरूरत है, ना उनको मजबूत बनाने की जरूरत है। रक्त तो रक्त है, द्रव है, वो द्रव में ये सब चीजों की जरूरत है ही नहीं। तो रक्त में ना शक्ति उतनी बेहतरीन होगी, ना लचीलापन, ना प्रत्यास्था, कुछ भी नहीं होगा। इस तरीके से वो काम करता है और इस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अगले पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, सबके पास में फाइब्रोब्लास्ट रहेगा। ब्लड के पास, रक्त में फाइब्रोब्लास्ट, ये फाइब्रोब्लास्ट आगे जाकर जो है वो क्या बनाता है? इलास्टिन बनाता है। और इसके अलावा जो हमारे पास में कोलेजन होता है, कोलेजन ये बनाता है। ये दोनों अनुपस्थित रहेगा, ये लाइन याद रखना। और सिर्फ ब्लड में, इसलिए ये बहुत पूछा जाता है। ये कई बार नीट में पूछा जा चुका है, आप इसे बढ़िया से याद रखना। अगले पॉइंट पे आते हैं। अब जैसा कि नाम है वैसा ही काम है। अब चूंकि ज्वाइंट बनाना है ना, तो किस प्रकार से ज्वाइंट बनाएगा? लचीला, थोड़ा टाइट वाला, या फिर थोड़ा सा अलग टाइप का? तो आइए हम आगे पॉइंट पे आते हैं। कोशिका रूपांतरित पॉलीसैकेराइड भी स्रावित करती है, जो कोशिका और तंतु के बीच जमा होकर आधात्री का काम करता है। तो कभी कभी संयोजी ऊतक के रूप में वो लोग फाइब्रोब्लास्ट रिलीज किए, तो वो फाइब्रोब्लास्ट क्या करता है? वो उसे लचीलापन वगैरह वो सब दिलाने का काम, शक्ति, प्रत्यास्था देने का काम करता है। और कभी कभी ये लोग पॉलीसैकेराइड, वसा हो गए आदि को स्त्रावित, स्टोर भी कर लेते हैं। पॉलीसैकेराइड भी स्त्रावित करेगी, जो कोशिका, तंतु और उसके बीच में जमा होकर आधात्री यानी मैट्रिक्स का निर्माण कर देता है। ये मैट्रिक्स बना लेते हैं। अब जिस प्रकार का इसका जोड़ है उस प्रकार से हम इसे 3 भागों में बांट देते हैं। पहला लचीला, सघन और विशिष्टीकृत। सघन तो बहुत टाइट बंधा हुआ रहेगा, लचीला थोड़ा दूर दूर रहेगा और विशिष्टीकृत थोड़ा सा अलग अलग रहेगा।
क्या बताया अभी तक मैंने? संयोजी ऊतक जनाब, संयोजी ऊतक मतलब किसी कोशिका को आपस में जोड़ना हो, बनाना हो तो संयोजी ऊतक उसके लिए लगते हैं। संयोजी ऊतक बहुत प्रकार के होते हैं, इनमें वशी अम्ल भी होता है, इनमें मतलब जो वसा ऊतक भी होते हैं, इनमें हड्डियां भी होती हैं, इनमें उपास्थियां भी होती हैं, इनमें रक्त भी होता है। इनके पास मुख्य रूप से रक्त को छोड़कर बाकी सबके पास में फाइब्रोब्लास्ट पाया जाता है, जो इनको कोलेजन और इलास्टिन बना के देता है, जो इन्हें शक्ति, प्रत्यास्था और लचीलापन देते हैं। फिर दूसरी बात आती है कि कुछ कोशिकाएं जो है पॉलीसैकेराइड भी स्रावित करती हैं, वो भी इन्हें अधात्री का निर्माण करवाते हैं। अधात्री मतलब मैट्रिक्स, अंदर जो तरल होता है उसका निर्माण करते हैं। ज्वाइंट्स के हिसाब से इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, पहला लचीला, फिर सघन और फिर विशिष्टीकृत। तो आइए थोड़ा सा इसके पॉइंट को समझ लेते हैं कि ये कैसे कैसे टाइप के हो सकते हैं। पहले मैं एक काम करता हूं, हिंदी में समझा देता हूं, फिर इंग्लिश बताता हूं, ठीक है ना? तो ये ज्यादा पॉइंट बन जाएगा। तो हमारे पास में सबसे पहले इसे मान लेते हैं, तो ये आ गया लचीला। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? लचीला। लचीला मतलब हो गया संयोजी ऊतक। नाम सुन लो पहले, फ्लो चार्ट बना लो, माइंड मैप बना लो, तब आगे कहानी क्लियर हो जाएगी। दूसरा वर्ड आ जाता है सघन, संयोजी ऊतक, ठीक। और तीसरा वर्ड आता है विशिष्टीकृत। जैसा नाम वैसा काम, वैसा ही संरचना यहां पर बनेगी। अगर हम कह रहे हैं लचीला संयोजी ऊतक, तो लचीला 2 प्रकार के होते हैं। एक का नाम होता है, इसे एक का नाम इसके पास में आ जाएगा, उसे अपन कहते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू, और जनाब कृपया आप इसे एडिपोज टिश्यू ही याद करना, भले ही इसका नाम वसा ऊतक है, भले ही इसका नाम वसा ऊतक है, लेकिन आप इसे एडिपोज टिश्यू ही याद रखना, कई बार क्वेश्चन इससे भी आएगा। दूसरी वर्ड आता है जिसे अपन कहते हैं एरोलर, रोलर टिश्यू। एरोलर टिश्यू इसे अपन कहते हैं, ये वायवी है, ये बाहरी क्षेत्रों में रहेगा, एरोलर ही से रहने दो। फिर जो सघन वाला आता है वो 2 प्रकार से। अब सघन जो है वो तो ठीक है, तो क्या वो सतत है, लगातार एक दूसरे से प्रेजेंट है? सतत मतलब रेगुलर है क्या वो? और दूसरा वर्ड आता है कि सघन जो है वो तो है ही है, और साथ ही साथ में असतत है। असतत है, और असतत का मतलब होता है इर्रेगुलर है क्या? इन दोनों में देखते हैं कि दोनों में, इन दोनों के पास में क्या है, रेगुलर है या इर्रेगुलर है, क्या हो सकता है। फिर पॉइंट आता है विशिष्टीकृत। इसके भी 2 पार्ट आते हैं, इनमें बन जाता है बोन, इनमें बन जाता है कार्टिलेज। कार्टिलेज मतलब होता है जनाब उपास्थि, ये भी होता है। और तीसरे नंबर का पार्ट हमारे पास में आ जाता है ब्लड। बस ये फ्लो चार्ट, और सबसे ज्यादा इसी टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है हमको। ये पढ़ लिए मतलब सब पढ़ लिया भाई, सब कुछ पढ़ लिया, खत्म हो जाएगा इतने में कहानी। सो लचीला संयोजी ऊतक, सघन और विशिष्टीकृत। आइए थोड़ा बहुत डिटेल करते हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में यही कहते हैं, तो इंग्लिश भी बता दिया मैंने। एरोलर, एडिपोज टिश्यू, डेंस रेगुलर, डेंस इर्रेगुलर, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। कोई बहुत बड़ा लफड़ा तो है ही नहीं। स्टार्ट करें सबसे पहला, और फिर आखिरी में रिवीजन करा दूंगा, क्या लफड़ा है, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। सबसे पहला कनेक्टिव टिश्यू हमारे नाम पे जो दिखाई दे रहा है संयोजी ऊतक, उसका नाम है लूज कनेक्टिव टिश्यू, लचीला संयोजी ऊतक। बस तुम्हें यह खोजना है कि लचीला क्यों है। लचीला संयोजी ऊतक, तुम्हें बस इतना खोज देना है कि लचीला क्यों है। अगर तुम इस बात को खोज के निकाल लिए तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट खत्म, और फिर एक एग्जांपल, कहानी खत्म। शिथिल संयोजी ऊतक जो है, लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है, उनके कोशिका और तंतु जो हैं एक दूसरे से अर्ध तरल आधारी पदार्थ से शिथिलता से जुड़े रहते हैं। इनके बीच में ये है कि कोशिका भी है, फाइबर्स भी है, ये आपस में किससे जुड़े हुए हैं? अधात्री जो द्रव है ना, द्रव है, शिथिलता, बहुत लूजली पैक्ड है, दैट्स व्हाई ये लूज बनते हैं। अब अगर एग्जांपल में आएंगे तो 2 वर्ड आता है, त्वचा गर्तिका और वसा ऊतक। यही मैं थोड़ा सा वहां पर हिंदी में कंफ्यूजन था। इसे कहते हैं एरोलर को त्वचा गर्तिका, ठीक है। सबके एक काम पढ़ेंगे तो कहानी बन जाएगी। तो 2 प्रकार के हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना जरूरी है कि ये लूजली पैक्ड होते हैं। 2 प्रकार का, त्वचा गर्तिका और वसा ऊतक। जैसा नाम वैसा ही काम, फिर से वही बात होती है बेटा। पहला नाम हम पढ़ने जा रहे हैं एरोलर। एरोलर का मतलब हो गया त्वचा गर्तिका। क्या करती है ये? त्वचा की गर्त में है तो कुछ ना कुछ तो अच्छा ही काम करती हो।
लूज कनेक्टिव टिश्यू त्वचा गर्तिका, ये प्रायः उपकला जो हमारी होती है ना उसके नीचे प्रेजेंट रहता है। अब वहां पर कुछ रखना है, स्टोर करना है, वगैरह वगैरह करना है तो वो तो जरूरी है ना। तो त्वचा गर्तिका वह ऊतक है जो त्वचा के जस्ट नीचे पाया जाता है। ये उपकला है त्वचा, और त्वचा के जस्ट नीचे पाया जाता है। उपकला के आधारीय ढांचे का कार्य करता है। जो भी हमारे पास में उपकला है उसका आधार नींव बनाने का काम हमेशा एरोलर टिश्यू करते हैं। इस संयोजी ऊतक में प्रायः तंतु कोरक जो तंतु को जन्म देता है, ठीक है, और तंतु कोरक का मतलब इनके पास में मुख्य रूप से क्या है, फाइब्रोब्लास्ट, इसी को तंतु कोरक कहते हैं, फाइब्रोब्लास्ट। ये आगे जाकर फाइबर बनाएगा और फाइबर की वजह से ही तो इनके पास में ये जितना भी लचीलापन आएगा। उसके बाद महाभक्षाणु कोशिका, महाभक्षाणु कोशिका का मतलब होता है मैक्रोफेज कोशिका, ताकि कोई उल्टा सीधा कोशिका अगर प्रवेश कर जाए तो उसे हम मार सकें। उसके बाद मास्ट कोशिका, अगर कोई चीज हमें एंटर कर जाए तो उसको मार के फुला के सब चीजें जो है मास्ट सेल कहते हैं। ये तीनों नाम जरूर याद रखना, ये बहुत पूछा जाएगा। अच्छा, कभी आपको लगता है कि कोई भी एंटीजेंस या कोई भी पैथोजन जैसे कोरोना का वायरस हमारी कोशिका से क्यों प्रवेश नहीं किया, नाक से ही क्यों गया? हमें टाइफाइड खाना खाने के बाद ही क्यों होती, त्वचा से क्यों नहीं फैलता? त्वचा से इसलिए नहीं फैलता क्योंकि हमारी त्वचा में बहुत बड़ा प्रतिरोधक क्षमता होती है, और ये प्रतिरोधक क्षमता हमें हर बीमारी से लड़ने के काबिल बनाती है। और जब हम हर बीमारी से लड़ने के काबिल बन जाते हैं तो यहां से क्या लगता है, अंदर नहीं जाता होगा, जाता होगा, लेकिन जब यहां से वो एंटर अंदर करता है ना तो हमारे पास मास्ट कोशिका है। अभी थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा मैक्रोफेज क्या होता है। मास्ट, महाभक्षाणु, सबसे बड़ी कोशिका होती है रक्त में पाई जाने वाली, और ये खा जाती है पूरा उसको, तो ये यहां भी प्रेजेंट होती है। मास्ट सेल, आपको पता है कोई भी एंटीजन हमारे शरीर में आता है तो सबसे पहले हमारी यही कोशिका जिसको जाके देखती है, अच्छा तो हमारे शरीर के हो, हाँ या नहीं। अगर वह हमारे शरीर का नहीं हुआ ना तो गेम कर देती है तुरंत, तो मारने का काम भी वो लोग यही कर देते हैं। तो ये दोनों कोशिका हमारी, याद रखना बेटा, ये हमारा डिफेंस है, ये हमारी प्रतिरक्षा कोशिका है, ये हमारी प्रतिरक्षा कोशिका है। बस अभी शॉर्टकट में लिख लो, चैप्टर खत्म होते हैं तो दोनों का काम बता दूंगा। मास्ट सेल और खा जाती है पूरा उसको, तो ये यहां भी प्रेजेंट होती है। मास्ट सेल, आपको पता है कोई भी एंटीजन हमारे शरीर में आता है तो सबसे पहले हमारी यही कोशिका जिसको जाके देखती है, अच्छा तो हमारे शरीर के हो, हाँ या नहीं। अगर वह हमारे शरीर का नहीं हुआ ना तो गेम कर देती है तुरंत, तो मारने का काम भी वो लोग यही कर देते हैं। तो ये दोनों कोशिका हमारी, याद रखना बेटा, ये हमारा डिफेंस है, ये हमारी प्रतिरक्षा कोशिका है, ये हमारी प्रतिरक्षा कोशिका है। बस अभी शॉर्टकट में लिख लो, चैप्टर खत्म होते हैं तो दोनों का काम बता दूंगा। मास्ट सेल और मैक्रोफेज कोशिका। आपको एलर्जी हो जाती है ना, जैसे मान लो कुछ है तो मास्ट सेल ही तो काम करती है, मैक्रोफेज ही तो काम करता है। तो ये दोनों कोशिकाएं हमारी त्वचा को मजबूती प्रदान करती है ताकि कोई एंटीजन यहां से प्रवेश ना कर सके। ये पहला पार्ट है एरोलर टिश्यू, जिसे अपन की, ये डायग्राम देखो यहाँ पर, एरोलर टिश्यू में क्या क्या दिखाई दे रहा है, ये मास्ट सेल दिख रहा है, ये मारने का काम करता है। इसके अलावा मैक्रोफेज, बड़ी सी कोशिका दिखाई दे रही, डायग्राम बना लो। फाइबर्स में तंतु कोरक फाइब्रोब्लास्ट दिखाई दे रहा है, कोलेजन फाइबर है, सब कुछ है इसके पास। हर वो कोशिका जो इसके पास में होनी चाहिए है, मास्ट सेल है, फाइब्रोब्लास्ट है, कोलेजन है, इलास्टिन है, और क्या बोलते हैं मैक्रोफेजेस है, सब है इसके पास। इसीलिए इसका नाम त्वचा गर्तिका है। सब कुछ, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करना है, मजबूती भी प्रदान करना है, लचीलापन भी प्रदान करना है, और साथ ही साथ में बीमारियों से प्रतिरक्षा भी आपको प्रदान करनी है। ये है हमारा एरोलर टिश्यू। होप सो आप ये बात को बिल्कुल समझ गए होंगे कि कहां रहता है, त्वचा के जस्ट नीचे रहता है। दूसरा, त्वचा के जस्ट नीचे एक विशेष प्रकार का और ऊतक होता है जिसे अपन एडिपोज टिश्यू कहते हैं। इसे कहा जाता है वसा ऊतक। हमारा पूरा शरीर जो है ना वसा का जमाव कर करके फूला हुआ रहता है। ये हमारी जो संरचना है ये वसा ऊतक की वजह से बनती है। कहीं पर कोई इंसान बहुत मोटा हो जाता है तो फूल जाता है, जैसे मान लो ज्यादा खाना खाएगा तो ये फूल जाएगा इलाका। तो जिधर भी ज्यादा स्वेलिंग है, फूला हुआ है, सूजन दिखाई दे, समझ लो वहां पर वसा ऊतक है। मोटापे की वजह से, अगर आप में अंदर मोटापा है तो आपके अंदर जो है वसा जमा हो रहा है।
सो एडिपोज टिश्यू क्या होता है? वसा का दूसरा शिथिल ऊतक जो होता है, जो मुख्यतः यह भी त्वचा के नीचे ही स्थित होता है। त्वचा के नीचे आपका एरोलर भी था, त्वचा गर्तिका भी था, ये भी है, लेकिन उसका काम कुछ और था। उसका काम ताकत देना था, उसका काम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना था, उसका काम भक्षाणु से लड़ना था, उससे जो है मांस कोशिका बना के रखनी थी, फाइब्रोब्लास्ट था, इलास्टिन था, कोलेजन था। इसका काम उतना नहीं, इसका काम वसा का जमाव करना है। इन ऊतक की कोशिकाओं में वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती है, तभी तो इसका नाम वसा ऊतक है। इसे तो इसे एडिपोज टिश्यू कहते हैं। तुम्हें पूरे शरीर में कहीं पर भी एडिपोज टिश्यू नाम की कोई संरचना दिखाई देना तो याद रखना वो वसा का संग्रहण करती है, वसा जमाव करती है। भोजन के जो पदार्थ प्रयोग में नहीं आते वो धीरे धीरे आकर यहीं पर वसा के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और यहीं पर संग्रहित कर लिए जाते हैं। आपको लगेगा कि मोटापा बढ़ रहा है, इसलिए जब आप ज्यादा खाना खाने लग जाते हैं तो मोटापा बढ़ जाता है। कारण क्या है? आप जो नहीं पचा पाएंगे, जो आपको उपयोग नहीं कर पाएंगे, वो जाकर यहाँ जमा हो जाएगा। तो वसा ऊतक में वसा का जमाव होता है और ये भी त्वचा के नीचे है और इसका काम होता है जो उपयोग करने योग्य वसा नहीं है या कोई भी चीज है उसको स्टोर करवा दे। तो दो प्रकार से लचीलापन होता है और ये लचीलापन में पहला पार्ट है त्वचा गर्तिका और दूसरा है एडिपोज टिश्यू। दोनों पार्ट आपको याद रखने हैं और दोनों का काम भी आपको याद रखना है कि कैसे कैसे क्या क्या करते हैं। आखिरी में एक फ्लो चार्ट फिर बना दूंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। दोनों कहानियों को बिल्कुल याद रखिए, बिना कॉन्सेप्ट को याद रखिए, दोनों पॉइंट पे आप इसे समझ सकते हैं कि चीजें होती क्या है। अब अगले पार्ट में जब हम पहुंचते हैं तो बी नंबर का पार्ट आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब इसे जब अपन डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं तो डेंस का मतलब होता है यार सघन। अब ये उतना लचीला नहीं, सघन, ज्यादा लूज नहीं है, सघन है ये। और वो भी कैसा है? संयोजी ऊतक। तो जो सघन संयोजी ऊतक है वो क्या करेगा? टाइट बंधा हुआ रहेगा, तो ये आपको ताकत भी देगा। वो लोग क्या कर रहे थे? वो भी ठीक थे, फाइबर एंड फाइबर कोलेजन था, लेकिन ये ज्यादा मजबूती प्रदान करेगा, जहां पे जोड़ के रखने में मदद करेगा। आइए देखते हैं। तो सघन संयोजी ऊतक में तंतु और तंतु कोशिकाएं जो है ना वो उतना लचीलापन से नहीं, एकदम दृढ़ता से व्यवस्थित रहेंगे, टाइट। ठीक है, तो इनके बीच में जो ज्वाइंट बन रहा है वो ज्वाइंट एकदम टाइट ज्वाइंट बनेगा, एकदम जबरदस्त वाला टाइट। तो इसकी वजह से जो है ना तंतु और तंतु कोरक के आधार, फाइबर और फाइबर कोरक के सघन ऊतक के आधार पर हम ये देखते हैं कि क्या ये तंतु और तंतु कोरक बढ़िया लाइन से अरेंज हुआ है। अगर ये बढ़िया लाइन से अरेंज हुआ है तो ये कहलाएगा सतत या नियमित, ये कहलाएगा, इसे नियमित कहेंगे, इसे ये रेगुलर अरेंज हुआ है। और अगर वो अलग अलग, देखो यहाँ हौच पौच अरेंजमेंट है तो अनियमित हो गया ये। तो इनका अरेंजमेंट जैसा होगा तंतु का और तंतु कोरक का, अनियमित हो गया, इर्रेगुलर हो गया, तो ये जिस तरह से अरेंज होगा उस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा। तो मान लेते हैं सबसे पहला वर्ड हो गया डेंस रेगुलर। जब अपन डेंस रेगुलर की बात कर रहे हैं तो सघन, पहली बात तो ये है कि ये सघन है और दूसरी बात ये होता है कि सघन के साथ साथ रेगुलर भी है, नियमित भी है ये। तो पहली बात तो टाइट बंधेगा और दूसरा एक जैसा अरेंजमेंट होना चाहिए, नियमित होना चाहिए। कहां रहता है? डायग्राम दिख ही रहा है भाई, देखते रहना, बस मजे से आ जाएगा। सघन नियमित में तंतु कोरक समानांतर तंतु के गुच्छों के बीच में कतार में उपस्थित रहते हैं। तो यहां पर तंतु कोरक मतलब जो फाइब्रोब्लास्ट है वो तंतु बढ़िया समानांतर अरेंज है और उस समानांतर अरेंज कोशिका के बीच बीच में तंतु कोरक प्रेजेंट है जो उन दोनों को मदद कर देती है। अब इसके बाद यहां पर आती है, जैसे एक एग्जांपल आ जाता है जिसे अपन कहते हैं कंडराएं, टेंडोन, दो ही आता है, टेंडोन और लिगामेंट्स। अब टेंडोन को देखा जाए तो हमारे पास में ना पेशियां होती, कंकाल पेशियां, जैसे ये होता है ना बाइसेप्स और ये होता है ट्राइसेप्स। ये दो पेशियां हैं, इन पेशियों को हड्डियों से जोड़ना पड़ता है। तो पेशियों को हड्डियों से जोड़ने के लिए कंकाल पेशी को जो जोड़ती है उसे टेंडोन कहते हैं। ये याद रखना, टेंडोन मींस हमेशा याद होता है कि मसल्स टू बोन, एमबी, मसल्स टू बोन। और दूसरा वर्ड आता है जिसे अपन कहते हैं लिगामेंट, स्नायु। और ये लिगामेंट्स याद रखना एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ता है, एक बोन को दूसरे बोन से। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, लिगामेंट जो होता है वो हमेशा बोन को बोन से जोड़ता है, एक अस्थि को दूसरी अस्थि से। और अस्थि को मसल से जोड़ने का काम जो है टेंडोन करता है, लिगामेंट टेंडोन करता है, कंडराएं करती है। ये दोनों डेंस रेगुलर है,
देख रहे हो ना कितना रेगुलर है, यहाँ पर एकदम ऐसा बढ़िया लाइन 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 बना हुआ मस्त। ये जो लाइन 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 बना हुआ है ये टेंडन है, वो भी जो लाइन लाइन बना हुआ वो लिगामेंट है, लेकिन वो बोन से बोन को जोड़ता है, ये मसल को बोन से जोड़ता है। कोलेजन तंतु का गुच्छा कंडराओं को प्रतिरोधक क्षमता बचा देते हैं और इसे टूटने से भी बचाते हैं। तो कभी भी कोई कंडराएं, कोई टेंडन जो है टूटता नहीं है जनरली, तो इसको कोलेजन फाइबर है जो मजबूती प्रदान करते हैं। लिगामेंट्स कभी कभी टूट जाता है लेकिन कंडराएं कभी नहीं जुड़ती। सघन नियमित संयोजी ऊतक लचीली स्नायु जो है वो लिगामेंट्स में पाया जाता है और वहां पर भी प्रेजेंट होता है सघन नियमित संयोजी ऊतक। तो इस तरीके से डेंस रेगुलर हो गया हमारे पास में, दोनों का एग्जांपल और फ्लो चार्ट में बता दूंगा तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। आप फिलहाल बस इतना याद रखो कि इनके बीच में रेगुलर अरेंजमेंट होगा। और दूसरी बात ये हो जाती है कि अस्थि को, हड्डी को मसल से जोड़ना हो तो हम उसे कहेंगे टेंडन, और अस्थि को अस्थि से जोड़ना हो तो हम उसे लिगामेंट्स कहेंगे, हम उसे लिगामेंट कहते हैं। अब अगला वर्ड आता है, इसे अपन कहते हैं डेंस इररेगुलर। इररेगुलर का मतलब होता है कि भाई असतत है, अनियमित है। ये भी कुछ ऐसा ही है, बढ़िया बाइंड करेंगे लेकिन अनियमित तरीके से बाइंड करते हैं। इसका क्या एग्जांपल है? तो जब हम देखते हैं कि सघन अनियमित ऊतक में होता है तो तंतु तथा तंतु कोरक तो है लेकिन नियमित अरेंजमेंट नहीं है, अनियमित है। तंतु में अधिकांशतः कोलेजन होता है, इनके पास भी कोलेजन है, इसके पहले वाले के पास में भी कोलेजन है, रहता है, जिसका अभिविन्यास अलग होता है और यह ऊतक त्वचा में पाया जाता है, त्वचा में प्रेजेंट होते हैं और इस तरीके से एकदम बढ़िया मिक्स मिक्स टाइप का प्रेजेंट रहेगा। ये इररेगुलर है, ये एकदम अलग अलग तरीके से प्रेजेंट होता है। समझ में आई मेरी बात? तो ये रेगुलर और इररेगुलर का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से ही चलता है, इन्हीं तरीके से हमें इसको पढ़ना पड़ता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में कि ये आगे कैसे चलता है। ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है बेटा, रेगुलर इररेगुलर सारा कॉन्सेप्ट याद रखो, सबके एग्जांपल्स पढ़ के रखो। अब जब जो चीज समझ में नहीं आए तो फिर मुझे बताओ। ये तो चूंकि मैंने अभी एनसीईआरटी वाला पोर्शन पढ़ा है, फिर एक बार फ्लो चार्ट बता दूंगा और दोनों को मिलाकर हम इसे डेवलप कर लेंगे सर। सो 1 मिनट रिवीजन। आज मैंने आपको क्या पढ़ाया है? आज मैंने आपको मुख्य रूप से पढ़ाया है संयुक्त उपकला, और कृपया आप इसका रिवीजन जरूर करें। फिर संयुक्त उपकला में हमने गैप के बारे में पढ़ा, गैप जंक्शन क्या होता है ये पढ़ा। फिर हमने देखा यहां पर संयोजी ऊतक के बारे में, और फिलहाल संयोजी ऊतक के बारे में सिर्फ 2 विषयों पे बात की और दोनों बहुत जबरदस्त हो गए। पहला हो गया लचीलापन वाला, लचीला, और दूसरा पॉइंट हो गया हमारे पास में सघन। ठीक है, ये दोनों पॉइंट हमने पढ़ लिया। लचीला के भी 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, इसके बाद ये हो गया त्वचा गर्तिका, है ना, क्या हो गया? त्वचा गर्तिका। और दूसरा पॉइंट हमारे पास में त्वचा गर्तिका के बाद जो आता है उसे हम कहते हैं वसा ऊतक, ऊतक। और ये हो सकता है नियमित और अनियमित, दोनों का एग्जांपल तो अपन को पता है, नियमित और उसके बाद हो जाता है अनियमित। तो होप सो बच्चा लोग इतना सब कुछ क्लियर हो गया होगा। पढ़ेंगे आप लोग, डिटेल करेंगे। अब एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसका पूरा फ्लो चार्ट एक साथ फिर आपको बता दूंगा मैं। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए इसका और पढ़िए इसको। चलिए बच्चा लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या सवाल बन सकते हैं इन प्रश्नों के ऊपर में जो भी आज आपने पढ़ा है। रिवीजन करिएगा, मस्ट यही है कि आप जितना चीजों को बार बार रिवीजन करते चले जाएंगे उतना ही बढ़िया होगा आप इस चैप्टर के लिए। और ये चैप्टर जनरली बच्चों को परेशान करता है, बट जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना तो चीजों को आसान करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि हमारा कोई ज्यादा लोड ना हो और आसानी से चैप्टर बनते जाए। चलो पहला प्रश्न देखते हैं इनमें से कि ये प्रश्न क्या बनाता है। देखो अभी तक मैंने जो पूरा तुम्हें पढ़ा रखा है वो सिर्फ 2 ही चीजें अभी तक हमने ओवरऑल पढ़ी है। पहला तो एक हो गया उपकला। अब उपकला कहां है, क्यों है, कैसे है, मॉडिफिकेशन है, इसके बाहर कुछ नहीं। दूसरा पॉइंट जो आता है वो है संयोजी ऊतक, और ये थोड़ा सा ब्रॉड हो सकता है, इस पे कभी कभी हम थोड़ा सा ना एनसीईआरटी के बाहर का भी पढ़ लेंगे। जैसे बोन वाला टॉपिक आएगा ना तो थोड़ा सा हम इसके बाहर पढ़ेंगे, है ना। रक्त वाला टॉपिक आएगा तो एनसीईआरटी के बाहर पढ़ेंगे। मसल्स वाला टॉपिक, न्यूरॉन्स वाला टॉपिक, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो 2-2 चैप्टर में पढ़ाए जाते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी जब आप पढ़ोगे तो भी ये प्रश्न टॉपिक आएंगे, जब अभी पढ़ रहे तो भी आएंगे। तो दोनों में से किसी में भी हम एक में पढ़ लेंगे, चाहे यहां पढ़ लें चाहे वहां पढ़ लें। कोशिश वही रहे कि वहां पर पढ़ लें, यहां पर एक शॉर्टकट बढ़िया आपको मैं बता दूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से संयोजी ऊतक है। ये अगर किसी बच्चे ने समझ लिया तो लगभग सब कुछ पढ़ लिया। ये आपको यहां पर पढ़ना जरूरी है। उपकला तो मैं आपको बता ही दिया हूं कि सरल और संयुक्त। फिर सरल के भी 3 प्रकार 4 प्रकार, शल्की, है ना, स्तंभाकार और घनाकार, और फिर उसके मॉडिफिकेशन। अगर पढ़ने को तो कभी कभी और भी मॉडिफिकेशन जैसे केरेटिनाइज्ड, ऐसे बहुत सारे प्रकार आते हैं, पर
खास अभी आवश्यकता नहीं है, उपकला को जितना मैंने बता दिया। अच्छा ये भी याद रखना सिलिया कब पाया जाता है और किसमें किसमें पाया जाता है, तो इस हिसाब से प्रश्न बनते हैं। सो आसानी से प्रश्न बनने चाहिए। बताओ इनमें से कौन से ऊतक में आधारी केंद्रक पाया जाता है? बेसल केंद्रक, केंद्रक नीचे की तरफ में रहेगा, उसमें किसमें? घनाकार उपकला में, स्तंभाकार उपकला में, शल्कीय उपकला में, या सभी में? तो सटीक आंसर बनता है स्तंभाकार उपकला। जो सेल्स ऐसे स्तंभ के आकार की ऐसी बड़ी हो जाती है ना, उसका जो मतलब कहना चाहिए केंद्रक है वो हमेशा नीचे की तरफ में ऐसा प्रेजेंट हो जाता है, तो इसे बेसल केंद्रक कहते हैं। और ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मतलब मुख्य लक्षण कहना चाहिए, इसका सबसे मुख्य लक्षण यही है, बेसल केंद्रक। फिर पॉइंट आता है क्वेश्चन 2, इनमें से कौन से ऊतक में सूक्ष्मांकुर पाया जाता है? सूक्ष्मांकुर का मतलब हो गया कि इनके पास में माइक्रोविलाई किसमें प्रेजेंट हो सकता है? माइक्रोविलाई प्रेजेंट हो सकता है, मतलब किसका काम अवशोषण का और उत्सर्जन का हो सकता है? कौन है? अवशोषण कुछ भी करवाना हो तो सूक्ष्मांकुर की आवश्यकता बहुत पड़ती है। ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है, उसके लेवल को बढ़ा देता है। तो बताओ घनाकार ऊतक, स्तंभाकार ऊतक, शल्कीय उपकला या एक और दो दोनों? कौन सा है जिसमें घनाकार पाया जाता है, सूक्ष्मांकुर पाया जाता है? तो असल में सही बात है कि जो भी मॉडिफिकेशन आता है, जो भी बदलाव आते हैं, जो भी चेंजेस आते हैं, है ना, सो वो सारे चेंजेस जो है ना घनाकार और स्तंभाकार में आते हैं, शल्की में कुछ नहीं आता। घनाकार स्तंभाकार ही हमेशा ग्लैंडुलर बनते हैं, यही हमेशा माइक्रोविलाई पाया जाएगा, इन्हीं में सिलिया पाया जाएगा, इसी में सब कुछ पाया जाएगा। इनमें कभी भी याद रखना शल्की वाले पार्ट में कभी नहीं पाया जाता। तो परफेक्ट आंसर बनता है एक और दो दोनों। दोनों में सूक्ष्मांकुर पाए जा सकते हैं, दोनों विलाई वाले हो सकते हैं, माइक्रोविलाई दोनों में प्रेजेंट हो सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, दोनों आसान प्रश्न होते हैं। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा इस तरीके से बनेगा कि स्तंभाकार और घनाकार दोनों उपकला जो है ये माइक्रोविलाई से बना हुआ रहता है। क्वेश्चन तीसरे नंबर का सवाल, और ये प्रश्न भी बहुत आसान है। निम्न में से कौन से ऊतक में विसरण पाया जाता है? अब जिसका काम सूक्ष्मांकुर का है उसका काम तो अवशोषण और उत्सर्जन करना हो गया मान लो, लेकिन जिसके पास विसरण पाया जाएगा वो कौन सा आंसर हो सकता है? क्या हो सकता है? किसके पास विसरण पाया जाएगा? क्या घनाकार के पास में, क्या स्तंभाकार के पास में, क्या शल्कीय उपकला में, या एक और दो दोनों में? क्या लगता है? सोचो अपने हिसाब से, आंसर दो और बताओ क्या सबसे सही आंसर सटीक बैठेगा आपके हिसाब से इनमें से? बताइए इनमें से कौन से ऊतक में विसरण पाया जा सकता है? तो विसरण मतलब एक्सचेंजेस, और एक्सचेंज करने का जो गुण होता है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ किसमें होगा? स्क्वैमस में, सल्की उपकला में। तो आंसर बनेगा तीसरा, सल्की उपकला इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सल्की उपकला इस प्रश्न का सही जवाब होगा, जिसमें विसरण हो सकता है, जिसमें चीजें ट्रांसफर हो सकती हैं, जिसमें विनिमय किया जा सकता है, विसरण किया जा सकता है। क्वेश्चन चौथा, इनमें से कौन से ऊतक में अवशोषण और स्त्रावण हो सकता है? प्रश्न वही है, काम यही है, पूछा यही जाता है। तो पहली बार जब पढ़ो तो कम से कम सबसे पहले बेसिक को क्लियर कर लो, देन फिर मॉडर्न टाइप के थोड़ा सा डिटेल क्वेश्चन जो है वो तो हम करेंगे ही करेंगे। डिटेल क्वेश्चन जो है नीट के लेवल के एकदम जबरदस्त क्वेश्चन करना वो तो करना। ये जो प्रश्न मैं आपको अंत में करवा रहा हूं ये सिर्फ बेसिक प्रश्न, ताकि चैप्टर के अंत में आपको चैप्टर का कुछ थोड़ा सा रिवीजन बढ़िया हो जाए, चीजें क्लियर हो जाए कि चैप्टर कौन सा है, कैसा है, कितना क्लियर करना है, कौन कौन सी बेसिक सी बातें, कितने बातों पे पॉइंट आउट करना है, ये बात है। सो घनाकार, स्तंभाकार, शल्कीय उपकला, एक और दो दोनों, बताओ किसमें अवशोषण और स्त्रावण दोनों होता है? घनाकार और स्तंभाकार दोनों में, एक और दो दोनों में। एक किडनी में पाया जाएगा क्यूबोइडल, और स्तंभाकार जनरली जो है वो आहार नाल के अंदर पाया जाता है। तो ये दोनों जो है वो इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। अगला पार्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5 में, लार ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है? इनमें से कौन सी ग्लैंड जो है जो लार ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है? क्या वो अंतःस्रावी है, क्या वो बहिस्रावी है, या एक कोश की है, या कोई नहीं? पहली बात तो लार कोश की बहुकोश की ग्रंथि है, तो एक कोश की है नहीं। एक कोश की ग्रंथि केवल एक ही है जिसका नाम है गॉबलेट सेल। का नाम है गॉबलेट सेल, इसका नाम है गॉबलेट सेल। ठीक है, अब ये अंतःस्रावी है कि बहिस्रावी कैसे पता करेंगे? तो लार ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि, इसमें अंतःस्रावी और बहिस्रावी कैसे निकालेंगे? तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो है और दूसरा बहिस्रावी।
अंतःस्रावी ग्रंथि में कुछ नहीं है, बहिस्रावी ग्रंथि इंपॉर्टेंट है। दोनों पॉइंट में ये देखा जाता है कि यह हमेशा बहिस्रावी, क्योंकि इसके पास खुद की डक्ट होती, पाइप होती है, पाइप से रिलीज करते हैं ये लोग, पाइप से रिलीज करते हैं। ठीक है, तो अंतःस्रावी बहिस्रावी किस प्रकार की ग्रंथि है? बहिस्रावी ग्रंथि है। इस तरीके से ऑप्शन बनता है, अंतःस्रावी बिल्कुल नहीं है। सो पॉइंट्स बहुत सारे थे, क्लियर कर दिया हमने, टॉपिक बना लिए, और इतने ही पॉइंट्स को हम लोगों को लेकर टॉपिक आगे बढ़ना है, क्लियर करना है। जितनी भी चीजें फिर नहीं समझ में आए वो फिर आपको मुझे बतानी है। तो टॉपिक बहुत आसान था, टॉपिक्स भी क्लियर थे। अब अगला जो टॉपिक आएगा उसको और डिटेल करेंगे, मजे से पढ़ेंगे और क्लियर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चंस खूब बनाना, जो भी आपके पास में हो सब बनाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।